हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है reduction of two body problem to an equivalent one body problem and concept of reduced mass। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। वो हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के बुक में जैसी डेरिवेशन दी गई थी वैसे आपको कराई गई थी। बट जब आप उड़ीसा की बुक देखते हैं, उड़ीसा यूनिवर्सिटी की या कैलिकट यूनिवर्सिटी की बुक देखते हैं, तो वहां पर आपका जो मेथड है वो थोड़ा सा वहां पर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। आज हम उसी मेथड से एक टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे और साथ के साथ रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट भी स्टडी करेंगे। आपकी मर्जी है कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चाहे तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जो आपको आज करवाया जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अप टू यू कि आप एग्जाम में कौन सा मटेरियल जो है वो लिख के आते हैं। दोनों मेथड जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, एक सिस्टम कंसिडर करना है जिसमें हमारे पास दो बॉडीज होंगी और उसे हमने वन बॉडी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करना है और साथ के साथ रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट फ्रेम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है OX एंड OY। यहाँ पर हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे दो बॉडीज का। पहली बॉडी का मास m1 होगा और ये P पॉइंट पर होगी और इस बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर होगा इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो r1 वेक्टर होगा। सेकंड बॉडी का मास जो है वो m2 होगा और वो Q पॉइंट पर हमने ली है और इस सेकंड बॉडी का जो इस ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारे पास r2 वेक्टर होगा। अब ये दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो r है, मींस QP हमारे पास r है। अब ये दोनों बॉडी जो हैं वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगी। अब जो हमारे पास पहली बॉडी m1 पर m2 के द्वारा जो फोर्स लगाई जाएगी, फोर्स ऑन m1 बाय बॉडी m2, वो हमारे पास होगी F12 वेक्टर। ये क्या है हमारे पास, ये है फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2, मींस फोर्स ऑन मास m1 बाय मास m2। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन आप बनाएंगे वो अंदर की तरफ बनाएंगे। इसी तरह से जो पहली बॉडी है मास m1 है, वो बॉडी m2 के ऊपर भी फोर्स लगाएगी जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी और उस फोर्स को हम डिनोट करेंगे F21 वेक्टर से। अगर हम बात करें इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के, तो वो मैग्नीट्यूड जो है वो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स F12 का मैग्नीट्यूड होगा और जो हमारे पास फोर्स F21 का मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पर सेम रहेगा और वो मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेविटेशनल लॉ जो कि हमारे में न्यूटन सर ने दिया था उसके बराबर होगा Gm1m2 बाय r²। ये यहाँ पर G जो है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ r का फंक्शन है और ये दोनों फोर्सेस जो हैं इन दोनों बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट कर रही हैं। तो ये एक प्रकार की सेंट्रल फोर्स है, मींस दोनों फोर्सेस के ऊपर सेंट्रल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम है वो एक टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है और इसे हमने एक वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करना है। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा QP वेक्टर है वो हमारे पास R वेक्टर है, तो इस R वेक्टर की डायरेक्शन में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा वो हम मान लेते हैं r कैप है। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको एग्जाम में ये बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है
तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Consider two bodies 1 and 2 having masses m1 and m2 at points p and q respectively। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास दो बॉडीज होंगी और इन दोनों बॉडीज का मास जो है वो m1 m2 होगा और ये मासेस जो हैं वो p and q पॉइंट्स पर हम लेंगे रिस्पेक्टिवली। लेट r1 and r2 बी देयर पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन o ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम। पहले मास का जो पोजीशन वेक्टर है o के रिस्पेक्ट में वो r1 वेक्टर है और दूसरे मास का जो पोजीशन वेक्टर है इस ओरिजिन o के रिस्पेक्ट में वो हमारे पास r2 वेक्टर है। लेट qp इज इक्वल टू r डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। qp जो है वो दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास r है। तो जो हमारा qp वेक्टर होगा वो हमारे पास r वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ पर आप आगे क्या लिखेंगे, लेट f12 वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन m1 बाय m2। अब इस m1 के ऊपर m2 के द्वारा जो फोर्स लगाई जाएगी उसकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगी और इसे हम डिनोट करेंगे f12 वेक्टर से और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो gm1 m2 बाय r स्क्वायर होगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर आपको यहाँ पर वेक्टर साइन लगाना है तो यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर भी लगाना होगा और इस फोर्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास r कैप है। एक चीज का आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि f12 वेक्टर की डायरेक्शन और r कैप की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो यहाँ पर साइन जो है आपको प्लस का देखने को मिलेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड f21 वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन m2 बाय m1। अब यहाँ पर m2 के ऊपर m1 कितनी फोर्स लगाएगा वो होगी हमारे पास f21 वेक्टर और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी। एक चीज आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि f21 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो r कैप के ऑपोजिट है, r कैप इस तरफ है और ये f21 वेक्टर इस तरफ है। तो f21 वेक्टर जो है वो नेगेटिव साइन के साथ हमें लेना होगा, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, दैट इज gm1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर जो f21 वेक्टर है वो r कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम माइनस r कैप लिखेंगे। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि हमारा f21 वेक्टर और r कैप जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ से ब्रैकेट भी हटा देते हैं और माइनस साइन भी हटा देते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, gm1 m2 बाय r स्क्वायर ये एक कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को हम fr के बराबर मान लेते हैं। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो जहां पर gm1 m2 बाय r स्क्वायर लिखा है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, वहां पर हम fr पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 in 1 and 2 वी गेट f12 वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी जगह पर आप पुट करेंगे fr और यहाँ पर साथ में r कैप है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। और जो हमारा f21 वेक्टर है इसकी जगह पर हम fr पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस fr इंटू r कैप। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अगर हम दोनों मासेस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमें कहता है f वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर। तो दोनों मासेस के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m1 इज गिवन बाय, पहले मास के लिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा वो बनेगा m1 a1 के ऊपर आप वेक्टर साइन जरूर लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू पहले मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, सेकंड मास के द्वारा इतना फोर्स लग रहा है। तो इस f वेक्टर की जगह पर हम लिखेंगे क्या, f12 वेक्टर। अब एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर इस a1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं d2r1 वेक्टर बाय dt स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, और f12 वेक्टर किसके बराबर है, इसके बराबर है fr r कैप के बराबर है। तो इसकी जगह पर हम fr r कैप लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम m1 को डिनोमिनेटर में भेज दें तो यहाँ से d2r1 बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय m1 fr r कैप। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। इसी तरह से हम सेकेंड मास के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m2 इज गिवन बाय m2 a2 वेक्टर इज इक्वल टू, सेकेंड मास पर पहले मास के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, f21 वेक्टर फोर्स लग रहा है। a2 वेक्टर की जगह हम लिख देंगे d2r2 वेक्टर बाय dt स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू f21 वेक्टर की जगह हम लिखेंगे माइनस fr r कैप। इस m2 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ से d2r2 बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 fr r कैप आ जाएगा। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सिस्टम ऑफ टू बॉडीज का मोशन डिस्कस करना है
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना होगा। 6th और 7th इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। पहले आप इंटीग्रेट करेंगे तो d2r1 वेक्टर बाय dt स्क्वायर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट करने पर dr1 वेक्टर बाय dt बन जाएगा। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा तो आपको r1 वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप इस इक्वेशन का 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको यहां से r2 वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको r1 वेक्टर मिल गया, r2 वेक्टर मिल गया, तो r1 का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो है उससे आप पहले पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आप वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आप पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पहले पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो आप पहले पार्टिकल के मास m1 से इसको मल्टीप्लाई करके इसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक यही काम जो है आप सेकंड पार्टिकल के लिए कर सकते हैं। जब आप इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको r2 वेक्टर मिल जाएगा। r2 वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव जो है वो आपको वेलोसिटी दे देगा सेकंड पार्टिकल की, और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आपको सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी होंगी। कहने को तो ये आसान लग रहा है बट ये काम जो है बहुत ज्यादा टीडियस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, काफी लेंथी हो जाता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इन दोनों इक्वेशंस को एक सिंगल इक्वेशन में रिड्यूस कर दें, तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिड्यूस मास के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो जानने से पहले आपको यहाँ पर 2 लाइंस लिखनी होंगी। द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज कैन बी स्टडीड बाय सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7। अगर आपको किसी भी सिस्टम जिसमें हमारे पास 2 बॉडीज हैं m1 m2, उनका मोशन स्टडी करना है तो आपको ये 2 इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी होंगी, जो कि इतना इजी नहीं है। हाउएवर इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ मोशन ऑफ 2 बॉडीज टू दैट ऑफ एन इक्विवेलेंट 1 बॉडी प्रॉब्लम। हम क्या कर सकते हैं, इस 2 बॉडी प्रॉब्लम को एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में, 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम 6th और 7th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक सिंगल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे ताकि हमारी 2 बॉडी प्रॉब्लम जो है वो इक्विवेलेंट 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप जो आपको करना होगा वो करना होगा 7th इक्वेशन को 6th इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 6 वी गेट, मतलब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो पहले आप d2r1 बाय dt स्क्वायर माइनस d2r2 वेक्टर बाय dt स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय f1 fr r कैप माइनस 1 बाय m2 fr r कैप करेंगे। तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस का साइन और इस ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन आपका आ जाएगा fr r कैप कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपका d2 बाय dt स्क्वायर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, m1 m2 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा m2 प्लस m1 fr r कैप ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, m1 ये m2 प्लस m1 बाय m2 को आप इधर भेजेंगे तो उधर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पर d2 बाय dt स्क्वायर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर है और इक्वल टू में आपके पास fr r कैप, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OQP। तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OQP, तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर that will be equal to the third side of the triangle taken in reverse order। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर that will give you OP वेक्टर। OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। OQ वेक्टर हमारे पास है R2 वेक्टर प्लस QP वेक्टर हमारे पास R वेक्टर है और OP वेक्टर जो है वो R1 वेक्टर है। तो यहाँ से R वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। इस 9th इक्वेशन को आप यूज करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यूजिंग 9 इन 8 वी गेट m1 m2 बाय m1 प्लस m2 d2 बाय dt स्क्वायर। इसकी जगह पर आपका आ जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू fr r कैप। इस टर्म को आप पुट करेंगे म्यू, तो आपका बन जाएगा म्यू d2 r वेक्टर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू fr r कैप। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी जहां पर म्यू हमारा है m1 m2 बाय m1 प्लस m2 और इसी को हम बोलते हैं
रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर दो इक्वेशन से स्टार्ट किया था टॉपिक को और हम सॉल्व करते हुए एक सिंगल इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है किसके लिए? म्यू मास के लिए। और म्यू मास को क्या कहा जाता है? रिड्यूस्ड मास कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है म्यू मास के लिए, एक सिंगल पार्टिकल के मास के लिए जिसका मास म्यू के बराबर होगा और उसके ऊपर इतना सेंट्रल फोर्स लग रहा होगा एफ आर कैप। तो हम दो बॉडी प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया था और हम सिंगल पार्टिकल सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में इसको हमने रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेशन 10 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास म्यू एक्टेड अपॉन बाय सेंट्रल फोर्स एफ आर कैप। ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है और सिंगल पार्टिकल का मास म्यू होगा और उस पर इतना फोर्स लग रहा होगा। ये उसका एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको मिल रहा है यहाँ पर। वो स्टार्टेड विद टू बॉडी प्रॉब्लम, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू वन बॉडी प्रॉब्लम। तो हमने दो बॉडी प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था और हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है वन बॉडी प्रॉब्लम में। अब स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करके आपको आर वेक्टर की वैल्यू मिलेगी। इसको सॉल्व करके आपको आर वेक्टर की वैल्यू मिलेगी। अब आपको एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, आर वेक्टर फाइंड करना है। जब आप आर वेक्टर फाइंड कर लेंगे तो आप आर वेक्टर की हेल्प से इन दोनों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर्स r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, इस आर वेक्टर की हेल्प से वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने इक्वेशन 10 ऑब्टेन कर ली थी। इक्वेशन 10 को सॉल्व करके आपको आर वेक्टर मिल जाएगा। जब आपको आर वेक्टर मिल जाएगा तो आप बहुत इजीली r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर जो है वो फाइंड कर पाएंगे। कैसे फाइंड कर पाएंगे? इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का। हम मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारे पास दो बॉडीज का जिनके मासेस m1 m2 है, उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ मास को c से डिनोट किया है और इस सेंटर ऑफ मास का जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। हम जानते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ टू बॉडीज m1 m2 के लिए जो पोजीशन वेक्टर होता है सेंटर ऑफ मास का आर वेक्टर, उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास सी ऑफ टू बॉडी सिस्टम इज गिवन बाय, पोजीशन वेक्टर जो होता है सेंटर ऑफ मास का उस सिस्टम के लिए जिसमें हमारे पास दो बॉडीज हो, उसको हम लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। ये हमारे पास 11th इक्वेशन होगी। हमारे पास आर वेक्टर जो था वो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के बराबर था, तो यहाँ से r2 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी r1 वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। इस r2 वेक्टर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 इन 11 वी गेट r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2। यहाँ पर पुट करेंगे r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 प्लस m2 r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर, इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे m2 r1 वेक्टर माइनस m2 r वेक्टर आ जाएगा। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे r1 वेक्टर कॉमन आ गया, अंदर आ गया m1 प्लस m2 माइनस m2 r वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, हमें r1 वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो इस टर्म को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये टर्म जो है उधर जाके प्लस की हो जाएगी, m1 प्लस m2 r वेक्टर प्लस m2 r वेक्टर, और ये टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी m1 प्लस m2 r1 वेक्टर। तो हमें r1 वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा r1 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2, इसको m1 प्लस m2 से डिवाइड किया, r वेक्टर प्लस m2 बाय m1 प्लस m2 आर वेक्टर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से r1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी r वेक्टर प्लस m2 बाय m1 प्लस m2 r वेक्टर, ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला भी हमने पिछले सेक्शन में निकाला था, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। m1 को नीचे भेज दो तो म्यू बाय m1 की वैल्यू आ जाएगी m2 बाय m1 प्लस m2। तो इस m2 बाय m1 प्लस m2 की जगह पर हम म्यू बाय m1 पुट कर सकते हैं। मींस हम 14th इक्वेशन को यूज करेंगे 13th में। यूजिंग 14 इन 13 वी गेट r1 वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर प्लस म्यू बाय m1 r वेक्टर, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। जैसे ये हमने स्टेप फॉलो करके r1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड की है, ठीक यही स्टेप फॉलो करके आप r2 वेक्टर की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ से r1 वेक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। r1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी r वेक्टर प्लस r2 वेक्टर।
अगर ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे सेम यही स्टेप फॉलो करते हुए, तो जो आपको R2 वेक्टर की वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, R वेक्टर माइनस म्यू बाय M2 R वेक्टर, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं R2 वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर प्लस माइनस म्यू बाय M2 R वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, R1 R2 वेक्टर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आपको पोजीशन वेक्टर पता होगा, यहां से आप पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास का R वेक्टर निकाल लेंगे, म्यू आप कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे म्यू की वैल्यू, R वेक्टर आप कहां से निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे, M1 M2 आपको पता है, तो आप बहुत इजीली R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज को वहां पर शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे, R1 वेक्टर कैसे मिल रहा है आपको, R वेक्टर में ये ऐड करके मिल रहा है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो आपको R1 वेक्टर जो है बाकी दो साइड्स के बराबर मिल रहा है। तो R1 वेक्टर किसके बराबर है, एक तो R वेक्टर के बराबर है, प्लस में हमारे पास ये टर्म है। तो आपको जो ट्रायंगल की साइड लेनी होगी वो ये साइड लेनी होगी, और वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, म्यू R वेक्टर बाय M1 के बराबर होगी। उसकी डायरेक्शन जो है वो आप इधर बनाएंगे इस तरफ, क्यों, क्योंकि जब R वेक्टर में आप ये ऐड करेंगे तभी आपको R1 वेक्टर मिलेगा ना, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से अगर आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है, आपको R2 वेक्टर में कैसे मिल रहा है, R वेक्टर में ये ऐड करके मिल रहा है। तो अगर आपको R2 वेक्टर चाहिए तो आपको R वेक्टर में क्या ऐड करना होगा, माइनस म्यू बाय M2 R वेक्टर ऐड करना होगा। उसके लिए आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ बनानी होगी, इस तरफ बनानी होगी, तभी आपका ये और ये ऐड होकर ये देगा आपको। तो ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाना होगा, तब जाके आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो किसी भी वे से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं, जैसे आपको पहले कराया गया था, जैसे आपको आज कराया गया है। दोनों टॉपिक जो है वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यूज कर सकते हैं, आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे। दोनों मेथड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, बट अप्रोच जो है वो वहां पर डिफरेंट यूज की गई है दोनों मेथड्स में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।